चलिए बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। शुरू करें। तो आज तो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। माइक्रोबॉडी इसी में करा देते हैं। बंद ही करना है, ऊपर कर देंगे इसको। क्यों? ये इतनी डाइवर्सिटी क्यों है इसमें? मुंह पे आ रही है। बंद कर दूं इसको, टेम्परेचर बढ़ा दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन से पहले एक टॉपिक है माइक्रो बॉडीज, वो अपन पूरा कर लेते हैं। आज आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जो सेल साइकिल सेल डिवीजन पहली बार ही पढ़ेंगे? ऑलमोस्ट, ठीक है। तो माइक्रो बॉडीज कैसी है? स्मॉल, माइन्यूट, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, storage of various enzyme, and found in plant and animal both. तो देखो, जैसे कि नाम है माइक्रो बॉडीज, तो माइक्रो का मतलब है बहुत छोटे होंगे, और बॉडीज है, लेकिन किस टाइप के बॉडी है? वेसिकल लाइक। हमने बोला स्मॉल एंड माइन्यूट। स्मॉल एंड माइन्यूट कौन सी बात को प्रूव कर रहे हैं कि ये माइक्रो है? किस टाइप की बॉडी है? वेसिकल या वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। अंदर क्या भरे हुए हैं? बहुत सारे एंजाइम भरे हुए, और ये प्लांट में भी मिलेंगे और ये एनिमल्स में मिलेंगे, दोनों में है। तो माइक्रो बॉडी सिर्फ प्लांट में है ऐसा गलत होगा, माइक्रो बॉडी सिर्फ एनिमल में, ये भी गलत है। माइक्रो बॉडी प्लांट और एनिमल दोनों में है। किस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं? माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें क्या भरा हुआ है? बहुत सारे एंजाइम, वेरियस एंजाइम। 3 माइक्रो बॉडी है। एक है पेरोक्सिसोम, ये जो पेरोक्सिसोम है ये प्लांट और एनिमल दोनों में, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कौन से एंजाइम है इनके अंदर? इनके अंदर है ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। दो टाइप के एंजाइम की कैटेगरी है, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। और अगर फंक्शंस की बात करते हैं, इन प्लांट्स ये क्या करने वाले? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और फोटो रेस्पिरेशन।
एनिमल्स में डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो। तो ये तो परऑक्सीडेज है। नेक्स्ट है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम कैसा होता है? SCR लाइक इन प्लांट्स, ये सारा प्लांट्स में मिलेगा। और लाइसोसोम लाइक एक्टिविटी, माइक्रो बॉडी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली तो ये वाले जो ऊपर वाले लाइन्स है उसमें से आएगा। इनको हमने माइक्रो क्यों बोला है? क्योंकि छोटे हैं, स्मॉल माइन्यूट्स हैं, और बॉडीज है किस टाइप की बॉडी है? वेसिकल लाइक बॉडीज है, छोटे छोटे वेसिकल की जैसी इनकी बॉडीज है। जैसे सेल है, सेल में छोटे छोटे बैग्स साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोला? माइक्रो बॉडी। ठीक है। इनमें क्या भरे हुए हैं? इनमें बहुत सारे वेराइटी के एंजाइम भरे हुए हैं, और जब एंजाइम्स हैं तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग काम भी करेंगे। क्या ये सिर्फ प्लांट में मिलेंगे? नहीं, प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, बेस्ट एग्जांपल है पेरोक्सिसोम। प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। एंजाइम दो कैटेगरी के इसके पास, ऑक्सीडेज और कैटेलेज, ये दो टाइप के एंजाइम है। ऑक्सीडेशन भी करते हैं और उसका रिडक्शन या कैटेलाइसिस भी कर सकते हैं। फंक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन समझते हो? क्या आप लोगों ने सुना है ये वाला वर्ड इससे पहले? फोटो रेस्पिरेशन नहीं सुना? C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट। एक C3 प्लांट होता है, एक C4 प्लांट होता है। C3 प्लांट में एक साइकिल और चलती है C2, उस C2 साइकिल को क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। उसमें ये वाला ऑर्गेनली इन्वॉल्व होता है। C2 को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं उसको। उससे C3 की प्रोडक्टिविटी C4 के कंपैरिजन में कम हो जाती है। हाँ, ये बॉटनी में आएगा, आगे फोटोसिंथेसिस में आएगा। यहाँ तो सिर्फ ये बात हमने रखी है कि इस प्रोसेस में ये वाला ऑर्गेनली इन्वॉल्व है, बाकी डिटेल में अपन पढ़ेंगे। स्फेरोसोम SCR लाइक है, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसा ही है। काम कैसा करता है? ये लाइसोसोम के जैसा काम कर लेता है, और ये सिर्फ किस में मिलेगा? प्लांट्स में। गोल्जी सीक्रेट करता है। और लास्ट में कौन सा माइक्रोबॉडी बचा हुआ है? ग्लाइऑक्सिसोम। हाँ, ग्लाइऑक्सिसोम मिलता है ऑयली सीड्स में। ग्लाइऑक्सिसोम किसमें मिलेगा? जर्मिनेटिंग सीड या ऑयल सीड्स के अंदर मिलेगा। तो छोटे छोटे बैग्स जिनमें क्या भरे हुए हैं? एंजाइम, जो प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। 99% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर माइक्रो बॉडी का क्वेश्चन आया तो ये दो लाइन में से आ जाएगा, और अगर थोड़ा डिटेल में आया, 2-3 चैप्टर को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा, तो पेरोक्सिसोम का क्वेश्चन बन सकता है। पेरोक्सिसोम प्लांट एनिमल दोनों में ही है। पेरोक्सिसोम में दो टाइप के एंजाइम है, ऑक्सीडेज और कैटालेज। ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और उसके बाद में उसको कैटेलाइज भी कर सकते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ये मेनली पॉइजन को रिमूव करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, फैट को तोड़ते हैं, उसमें से एनर्जी निकालते हैं। फोटो रेस्पिरेशन, अब ये क्या होता है? ये अपन फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर है। अभी तो तुम यहां पर एक वर्ड ध्यान रखो, फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व है, और एनिमल्स में ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। स्फेरोसोम SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा है। इसमें भी लिपिड विपिड बन सकते हैं, इसलिए बोला हमने इसको। और काम और कैसा कर सकता है? लाइसोसोम, क्योंकि हमने कहा था प्लांट में लाइसोसोम नहीं है, याद आ रहा होगा। स्फेरोसोम ही क्या करेगा? लाइसोसोम के जैसे काम करेगा, और ये सिर्फ प्लांट के अंदर है। एनिमल्स में स्फेरोसोम नहीं है। नेक्स्ट आता है ग्लाइऑक्सिसोम, थर्ड। ग्लाइऑक्सिसोम आपको कहां मिलेगा? फैटी सीड्स के अंदर, ऑयल सीड के अंदर जिसको कह रहे हैं। इन ऑयल सीड
या आप कह सकते हो जर्मिनेटिंग सीड, और ये क्या काम करेगा, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कैस्टर सीड। इसमें एक साइकिल चल रही है, जिस साइकिल का नाम है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चल रही है। और ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, इसका काम क्या है? इसका काम है फैट को या लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। फैट या लिपिड अगर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस साइकिल का नाम है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और ये साइकिल चलाने वाले ऑर्गेनेल का नाम है ग्लाइऑक्सिसोम। तो किस में मिलेगा? इन प्लांट्स। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सुन लो एक बार कि क्या सवाल आ सकता है इसमें से। सबसे पहले जो सवाल आ सकता है कि माइक्रो बॉडी क्या है, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या जाएगा? माइन्यूट बॉडीज या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्मॉल माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लो एक सेल है और सेल में आपको अगर छोटे छोटे बैग्स नजर आ रहे हैं ऐसे, तो इनको आप क्या कह सकते हो? माइक्रो बॉडीज कह सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या भरा हुआ होगा? एंजाइम। और ये प्लांट में भी मिलेंगे, और तो ये जो प्लांट में भी मिलेंगे और एनिमल में भी मिलेंगे, ये वाला स्टेटमेंट कौन से माइक्रो बॉडी को प्रूव कर रहा है? पेरोक्सिसोम को प्रूव कर रहा है, क्योंकि वो दोनों में मिलेगा। स्फेरोसोम किस में मिलेगा? सिर्फ प्लांट में, और वो लाइसोसोम जैसा काम करेगा, एससीआर के जैसा काम करेगा, लिपिड विपिड बनाएगा, एंजाइम रखेगा, डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और तीसरा कौन है? ग्लाइऑक्सिसोम। ये मिलेगा सिर्फ प्लांट में, और उन सीड्स में मिलेगा जिसमें ऑयल है, जिसका एग्जाम्पल दे दिया मैंने, कैस्टर सीड। तो काम क्या क्या काम करने वाला है? उस ऑयल को या फैट को किसमें कन्वर्ट करेगा? शुगर में, क्योंकि शुगर में कन्वर्ट करने से एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलेगी तो जर्मिनेशन होता है। तो सीड को जर्मिनेट कराने के लिए शुगर की जरूरत है, इसलिए इन्होंने क्या बनाया है? ग्लाइऑक्सिसोम। तो लिपिड और फैट को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी बॉडी चाहिए? ग्लाइऑक्सिसोम। दैट्स इट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए अब आते हैं सेल साइकिल पे। चैप्टर खत्म। वेसिकल और सैक में क्या डिफरेंस है? वेसिकल तो छोटे छोटे बैग्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर और क्या होते हैं? सिस्टर्न भी हो सकते हैं। हटा दूं? इधर कर रहे हैं, हो गया। चलिए अब शुरू करेंगे सेल साइकिल। अब इनको ढंग से समझना भाई, इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार, तो ये अजीब से क्वेश्चंस भी दे देते हैं और आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in which cell duplicates its genome and synthesizes other compound or elements and eventually divide into 2 daughter cells. ये सेल साइकिल को डिफाइन करने वाली लैंग्वेज है जो एनसीईआरटी ने यूज में ली है। देखो क्या लिखा है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कुछ इवेंट्स चलेंगे जो उसका एक सीक्वेंस होगा।
इसमें एक इवेंट चलने वाले हैं जिनका अपना एक सीक्वेंस होगा, और उस इवेंट्स में सेल अब डुप्लीकेट कर देगा अपने जीनोम को, यानी अपने डीएनए को डबल कर लेगा, सिंथेसाइजेज अदर कंपाउंड और एलिमेंट, अदर कंपाउंड और एलिमेंट भी बनाएगा, ऑर्गेनेली भी बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, आरएनए बनाएगा, बहुत सारी चीजें बनाएगा, और फिर इवेंचुअली वो डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल में। समझ रहे हो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कि भाई एक इवेंट है, इवेंट का सीक्वेंस चलेगा कि पहले इंटरफेज होगी, फिर एम फेज होगी, जैसे G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा। तो इवेंट्स का क्या चलने वाला है? सीक्वेंस। उस सीक्वेंस में सेल क्या क्या करेगी? उसमें वो अपने जीनोम को डबल कर लेगी। जीनोम डबल करने का मतलब जो क्रोमेटिन था वो डबल हो जाएगा, 2C का 4C हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए डबल होने के अलावा और क्या करेगा? वो सिंथेसाइज करेगा अदर कंपाउंड। अदर कंपाउंड मतलब ऑर्गेनेली बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, आरएनए बनाएगा, ट्यूबुलिन बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल बनाएगा, बहुत सारी चीजें बनाएगा, और फिर वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे सेल साइकिल। बोलो क्लियर है? यहां पर वो इवेंट्स जिसकी वो बात कर रहा है, वो इवेंट्स कौन से हो सकते हैं? अगर नीट ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कौन से ऐसे इवेंट्स है जिसके थ्रू ये होने वाला है, तो इवेंट्स में डीएनए रेप्लिकेशन एक इवेंट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल डिवीजन एक इवेंट हो सकता है, और सेल ग्रोथ एक इवेंट हो सकता है। इसमें ध्यान रखना है, सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा कंटिन्यूअस नहीं है? रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस नहीं है, सेल डिवीजन कंटिन्यूअस नहीं है, बट सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस है। यानी कौन कौन से तीन इवेंट है जो इस सेल साइकिल के अंदर आने वाले हैं? रेप्लिकेशन आने वाला है, सेल का डिवीजन आने वाला है, और सेल की ग्रोथ होने वाली है। ये ध्यान रखना, सेल की जो ग्रोथ है वो G1 में और G2 में देखने को मिलती है जनरली। कौन सी फेज में देखने को मिलती है? G1 और G2। डिवीजन M फेज। डिवीजन कौन सी फेज की बात चल रही है? M फेज। रेप्लिकेशन S फेज। तो कहीं ना कहीं ये इवेंट्स हैं जिनके थ्रू वो जीनोम को डबल कर रहा है, ठीक है, अदर कंपाउंड को सिंथेसाइज कर रहा है, और डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना रहा है। क्या कर रहा है? जीनोम को डबल कर रहा है, अदर कंपाउंड को सिंथेसाइज कर रहा है, और डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना रहा है। तो ये इवेंट्स है, इनको अपन ने मिला के क्या बोला? सेल साइकिल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इवेंट है ये कोऑर्डिनेशन में होंगे। ऑल इवेंट्स are in coordinated manner and genetically controlled। हाँ, कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब है आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस, G1 S G2 M सब तक चलता रहता है। मतलब कभी भी सेल की ग्रोथ नहीं रुकती है, सेल की ग्रोथ चलती रहती है। यहाँ सेल की ग्रोथ का मतलब क्या है? आरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम फॉर्मेशन, ये अपने आप में सेल की ग्रोथ है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर फेज में चलेगी। हाँ, हर फेज में दिखेगी, ज्यादातर G1 में और G2 में। मेनली मेन फेज कौन सी है ग्रोथ की? G1 एंड G2। फिर हमने ऊपर लिख दिया, लेकिन वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले तो यहां तक की बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपन ये पढ़ने वाले हैं एक सीक्वेंस, इवेंट्स का एक सीक्वेंस अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन ये देखेंगे कि सेल अपने जीनोम को डबल करेगी, दूसरे चीजों को सिंथेसाइज करेगी, और फिर डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाएगी। क्या ये इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? बेसिकली मेजर लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे क्या क्या हो सकता है? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ। ये मेन तीन इवेंट है जो अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या ये सब कोऑर्डिनेशन में चलेंगे? बिल्कुल। ये सब क्या इनका सबका कंट्रोल होगा? इन सबका कंट्रोल होगा। और कौन करेंगे इनको कंट्रोल? जीन्स। तो जेनेटिकली रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड होंगे और कोऑर्डिनेशन में चलने वाले हैं, ठीक है।
अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा और वो बताना है असर्शन रीजन, ट्रू और फॉल्स। पहले स्टेटमेंट फिर यार हटा दूं। चले, स्टेटमेंट ये है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। माइटोसिस इज cell division it occurs because cell grows continuously। ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पढ़ लो इसको एक बार ढंग से। माइटोसिस इज सेल डिवीजन, इट अकर्स बिकॉज, माइटोसिस सेल डिवीजन है और ये होगा बिकॉज सेल ग्रोज कंटिन्यूअसली। ट्रू और फॉल्स? क्यों है ट्रू बताओ? वेरी गुड। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोनों, एकदम परफेक्ट है। तो स्टेटमेंट ट्रू है, पहला पॉइंट तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है? जैसे सपोज करो एक सेल है, अब मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी और पूछूंगा। एक सेल है, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये अंदर साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड। अब मान लो कि इस फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अंदर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और सेल ग्रो कर गई है बहुत बड़ी, है ना? तो सेल के अंदर की क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। अब बताओ सेल की ग्रोथ हो गई है तो कौन सा रेशियो गड़बड़ हो गया? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस रह गया छोटा और साइटोप्लाज्म हो गया ज्यादा। तो अब क्या करना पड़ेगा? सेल को डिवाइड करके दो इक्वल सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो मेंटेन करने के लिए। इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा है, अगर वीसी ज्यादा है वीएन से, तो सेल डिवाइड होगी, तो सेल डिवीजन अकर्स। और अगर वीएन बड़ा है वीसी से, तो इट विल नॉट डिवाइड। पहले तो बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? कंफर्म? वापस देख लेते हैं। मैंने बोला है कि अगर सेल है और सेल के अंदर का फ्लूइड बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो गया? न्यूक्लियस रह गया कम और वॉल्यूम हो गया साइटोप्लाज्म का ज्यादा, यानी न्यूक्लियस और सेल के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बिगड़ गया। तो हमने बोला कि न्यूक्लियस छोटा रह गया और साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया, तो क्या बढ़ गया फिर? वीसी बढ़ गया वीएन से, ये वीसी है और अंदर वाला क्या है? वीएन। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये बढ़ गया इससे, तो क्या करेगा? सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। और अगर वीएन बढ़ा हुआ वीसी से, तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। ये कहां लिखा हुआ है? ये माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में लिखा हुआ है। तुम पीछे वाला माइटोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो न्यूक्लियस और सेल के वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाता है, उसी को बैलेंस करने के लिए माइटोसिस होता है। इसका मतलब माइटोसिस और सेल ग्रोथ एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है और रिलेटेड है। सेल ग्रो करेगी तो माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होने के लिए कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा जरूरी है? सेल डिवीजन होने के लिए, सेल डिवीजन होने के लिए कौन सा इवेंट जरूरी है? ये वाला या ये वाला? सेल ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली फेज एस है या जीवन है? जीवन है। तो पहले ग्रोथ होती है या रेप्लिकेशन होता है? पहले ग्रोथ होती है। तो डिवीजन के लिए क्या जरूरी है? रेप्लिकेशन या ग्रोथ? ग्रोथ। जबरदस्त क्वेश्चन नीट में हो सकता है। सेल के डिवीजन के लिए रेप्लिकेशन जरूरी है या ग्रोथ? तो आंसर क्या जाएगा? ग्रोथ। क्योंकि ज्यादातर बच्चे सोचेंगे रेप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए डबल होगा तो न्यूक्लियस डबल होगा, लेकिन वो डीएनए डबल कर ही क्यों रहा है? क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ माइटोसिस? सेल्यूलर ग्रोथ।
तो मेन रीजन ऑफ माइटोसिस इज सेलुलर ग्रोथ। अब रीना जी हमें कुछ बताएंगी। रीना, ये बताओ, ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसमें सेल ग्रोथ नहीं करती लेकिन फिर भी डिवीजन हो जाता है? बेस्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि तुम्हें आए नहीं आए, मैंने ऐसे पूछा है। ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसमें सेल ग्रोथ ही नहीं करती लेकिन फिर भी डिवीजन हो जाता है? सेल ग्रोथ ही नहीं करती है लेकिन फिर भी डिवीजन होता है। वेरी गुड, क्लीवेज। आंसर क्या उसका? क्लीवेज, जाइगोट। हाँ, क्योंकि उसमें G1 और G2 फेज तो आती नहीं है। ऐसा करना क्यों जरूरी था? सेल की ग्रोथ नहीं होनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि इस नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है और चारों ओर अभी भी जोना पेल्यूसिडा है। बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? इधर देखो, जाइगोट, एक में वापस लगा दूंगा मैं। ये मानो जाइगोट है, ये मान लो जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट में चारों ओर क्या होता है? जोना पेल्यूसिडा। ये तो 12th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि एक लेयर होती है, उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा, और अंदर होता है एक न्यूक्लियस होता है। अब जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है ना, तो कौन सी वाली सेल्स बनती है? ब्लास्टोमियर्स बनती है, ब्लास्टोमियर। तो तुम्हें क्या लगता है कि जाइगोट बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। मोरुला तक जाइगोट के साइज में कोई फर्क ही नहीं आना है, क्योंकि मोरुला तक चारों ओर क्या है? जोना पेल्यूसिडा है। तो ऐसी कंडीशन में ये सेल ग्रो नहीं करनी चाहिए। ग्रो कर गई, बड़ी हो गई, तो वहीं चिपक जाएगी। ग्रो कहां होना चाहिए? यूट्रस में जाने के बाद। तो जाइगोट से लेके मोरुला तक का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। जाइगोट से लेके मोरुला तक का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसमें नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रही है लेकिन जाइगोट की साइज नहीं बढ़ रही। अप्लाई योर ब्रेन, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रही है लेकिन जाइगोट की साइज नहीं बढ़ रही। ऐसा कब हो सकता है? जब सेल ग्रो ही नहीं करें और नंबर ऑफ सेल टूटती रहे। तो सेल तो छोटी होती जाएगी लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ी जाएगी। नहीं आ रही बात सुन में? तो ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसमें सेल की ग्रोथ नहीं होगी लेकिन डिवीजन हो जाएगा? आंसर क्या है? क्लीवेज। जोना पेल्यूसिडा डैमेज हो जाता है, फिर ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि जोना पेल्यूसिडा ने उसकी ग्रोथ को रोक के रखा हुआ था, तो नहीं जाता है। अच्छा, एक्चुअली ग्रोथ करने के लिए एक लेयर की जरूरत है जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सारा न्यूट्रिशन खींचता है, तो सेल की साइज बड़ी हो जाती है, और वो होता है ब्लास्टोमियर में, वो ब्लास्टोसिस्ट में। तो ब्लास्टोसिस्ट का बनेगा यूट्रस में, फिर न्यूट्रिशन आएगा, फिर उसकी साइज बढ़ेगी। उससे पहले जोना पेल्यूसिडा है, साइज बढ़ने ही नहीं देगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोक कौन रहा था? जोना पेल्यूसिडा है। डन? तो बता दो एक बार, बेसिक इवेंट्स कौन कौन से हैं सेल साइकिल के? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और सेल्यूलर ग्रोथ। क्या ये तीनों कोऑर्डिनेशन में चलेंगे? तीनों कोऑर्डिनेट, और इनका कंट्रोल भी होगा। जेनेटिकली इसको कंट्रोल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, सेल डिवीजन के लिए रेप्लिकेशन ज्यादा जरूरी है या ग्रोथ? ग्रोथ ज्यादा जरूरी है, रेप्लिकेशन सेकेंडरी पर है। हो गया? हो गया? तो मैंने एक बोला डिवीजन कौन सा है? क्लीवेज। तो क्लीवेज में क्या होगा? सेल विल नॉट ग्रो बट डिवाइड कंटिन्यूअसली। सेल विल नॉट ग्रो but divide continuously.
कंटिन्यूअसली लिख देना। और इसमें कौन कौन सी फेज एब्सेंट है? G1 एंड G2 एब्सेंट। और कौन सी सेल्स बन रही है? न्यूली फॉर्म्ड सेल कौन सी है? न्यूली फॉर्म्ड सेल है ब्लास्टोमियर्स। जो सेल्स बनती जा रही है ना बिना ग्रोथ के, उन सेल्स को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल मतलब सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा? सेल साइकिल वेरीज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड इवन सेल टू सेल। यानी कितना ड्यूरेशन होने वाला है, कितना उसमें टाइम लगने वाला है, ये तो ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा और उस ऑर्गेनिज्म की सेल्स पे भी डिपेंड करेगा। सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इन दो बात पे डिपेंड करेगा। इसका एग्जांपल भी है। इसका एग्जांपल बताओ। ह्यूमन, टिपिकल ह्यूमन सेल। हाँ, टिपिकल ह्यूमन सेल कितना हो गया? 24 आवर्स का हो गया। और ईस्ट 90 मिनट्स। वेरी गुड। ई कोलाई आप कह सकते हो अप्रॉक्स 20 मिनट्स। तो इसका मतलब सेल टू सेल पे भी डिपेंड कर रहा है और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना। कोई चीज ब्रेक होती है ना, तो अपन क्या यूज में लेते हैं? क्लीवेज। तो जाइगोट टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक हो रहा है इसका मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड कब होता है? जब पहले ग्रोथ होती है और फिर डिवाइड। यहां पे तो सीधा सीधा तोड़ा, उसको बिना ग्रोथ के भी तोड़ दिया, इसलिए टर्म यूज में लिया क्लीवेज। और जो टूटने के बाद सेल बन रही है उसका नाम क्या है? ब्लास्टोमियर। तो किस पे डिपेंड करेगा सेल साइकिल कितना टाइम लेने वाली है? ऑर्गेनिज्म पर भी और उस ऑर्गेनिज्म के सेल पे भी। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की सारी सेल डिवाइड करेगी ये जरूरी नहीं है। जैसे ह्यूमन के अंदर भी न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं करती, करती है क्या? हार्ट सेल, ओल्ड हार्ट सेल डिवाइड नहीं करती है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सेल डिवाइड करे। तो इसका मतलब सेल टू सेल भी डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा। हटा दूं ये? तो एक बार डेफिनेशन दे दो सेल साइकिल की। क्या डेफिनेशन है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट्स देयर जीनोम एंड synthesizes other compounds or elements and eventually divide into two daughter cells, right? main events कौन कौन से? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ। इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस है कंटिन्यूअस है? सेल ग्रोथ। डिवीजन के लिए मेन प्रोसेस कौन सा है? सेल ग्रोथ मेन प्रोसेस है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल डिवीजन क्यों होता है? साइटोप्लाज्म का जब वॉल्यूम बढ़ जाता है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो अपने आप डिवीजन के लिए वो चला जाता है। तो मेन रीजन क्या हो गया? सेल ग्रोथ। ठीक है, ये सब तीनों के तीनों प्रोसेस कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, एक के बाद एक आएगा, और साथ में इनका कंट्रोल जीन्स करेंगे। डन? कौन सी ऐसी सेल्स है जो बिना ग्रोथ के डिवाइड करती है? क्लीवेज यानी ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर में नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे लेकिन सेल का साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। इसलिए मोरुला में कितनी सेल होती है? 16। अब देखो कौन कौन सी फेजेस है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखते हैं।
तो एक तो फेज है जिसका नाम है इंटरफेज, और दूसरी जो फेज है उसका नाम है एम फेज। दो फेज है जिसमें सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, इंटरफेज और सेकेंड इज एम फेज। सबसे पहले इंटरफेज की बात करते हैं। इंटरफेज, फेज बिटवीन टू एम फेज, फेज बिटवीन टू एम फेज, इसलिए नाम ही दे दिया इसका इंटरफेज, दो के बीच की फेज है ये। लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबी फेज यही है, क्योंकि मोर देन 95% टाइम कंज्यूम करने वाली है। इट टेक्स मोर देन 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स, यानी 24 घंटे में सेल डिवाइड करती है, तो 23 घंटे तो कौन ले लेता है? इंटरफेस ही ले लेता है। इनएक्टिव फेज अबाउट डिवीजन, डिवीजन के लिए इनएक्टिव है, बट हाईली एक्टिव अबाउट मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म इसमें बहुत जबरदस्त लेवल पे चल रहा है। जीनोम डुप्लीकेशन occurs in this phase, इसी फेज में जीनोम का डुप्लीकेशन भी होगा। सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट्स इन दिस फेज। जब हम बात करते हैं एम फेज की, तो शॉर्ट फेज है बट मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। शॉर्ट फेज क्यों है? क्योंकि 1 आवर में कंप्लीट। इसमें अपने आप में 2 इवेंट्स चलने वाले हैं, 2 इवेंट्स इसमें चलेंगे, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। इस फेज में डिवीजन नहीं होगा। इस फेज में या तो ग्रोथ होगी, क्योंकि मैंने 3 बेसिक इवेंट बता दिए, ग्रोथ, रेप्लिकेशन और डिवीजन। तो इंटरफेज 2 फेज को कैरी कर रही है, ग्रोथ और जीनोम डुप्लीकेशन। किसको कैरी नहीं कर रही? डिवीजन। इसलिए हमने बोल दिया इनएक्टिव अबाउट द डिवीजन। तो डिवीजन वाली फेज कौन सी है? एम फेज। एक बार समझ लें इनको, या लिख लो चलो। हो गया सबका?
तो ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इज डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल, क्योंकि हर एक का डीएनए अलग होगा, हर एक के डीएनए की एक्टिविटी, जीन्स एक्टिवेशन अलग होगा, क्योंकि कंट्रोल जीन ही कर रहा है, तो सेल टू सेल पे भी डिपेंड करेगा और ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा। सेल साइकिल की दो फेज आ गई। अब समझ लेंगे इसको कि सेल साइकिल को हमने दो फेज में डिवाइड किया है। एक्चुअली चलता क्या है ये देखेंगे। जैसे मान लो एक बार सेल ने डिवाइड किया और अगली बार डिवीजन करेगी। सेल ने एक बार डिवीजन किया और सेल अगली बार डिवाइड होने वाली है, तो इनके बीच में जो फेज चलेगी उसका नाम है इंटरफेज। इसका मतलब ये वाला एम कौन सा है, ओल्डर डिवीजन, और ये वाली एम कौन सी है, नेक्स्ट डिवीजन। तो नेक्स्ट डिवीजन से पहले एक फेज आ रही है इंटरफेज। इसका मतलब एक डिवीजन के लिए ये चाहिए और ये चाहिए। समझ गए क्या? वापस सुन लो। ये वाली एम फेज है, जैसे मान लो एक सेल थी, सेल डिवाइड कर गई, तो जब वो डिवाइड कर गई तो कौन सी फेज में थी, एम में, क्योंकि डिवीजन कौन सी फेज में होता है, एम के अंदर होता है। तो एक सेल थी जो डिवाइड कर गई, अब वो सेल अगली बार डिवाइड करेगी, तो उससे पहले कौन सी फेज से गुजरेगी, इंटरफेज, और फिर वापस किस में आएगी, एम फेज में। इसका मतलब एक सेल साइकिल में क्या क्या चला, इंटरफेज और, तो इंटरफेज क्या है, द फेज बिटवीन टू एम फेज, इंटर बिटवीन टू, एक पहले वाला डिवीजन, एक अब होने वाला डिवीजन, इनके बीच में क्या चला, इंटरफेज। यानी आप इंटरफेज को क्या बोल सकते हो, द प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन। यानी इसमें सेल ने डिवीजन के लिए क्या किया है, अपने आप को प्रिपेयर किया है, रेडी किया है कि हाँ आई एम रेडी फॉर डिवीजन। तो आप इसको और क्या बोल सकते हो, प्रिपरेशन फेज। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, द फेज बिटवीन टू, दो एम फेज के बीच में इंटरफेज, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छा एक बार बताओ, कोई भी इवेंट जब होता है तो प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है या इवेंट होने में, प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है। आप लोग नीट की प्रिपरेशन पूरे साल करते हो और एग्जाम 3 घंटे का, बात समझ रही है? तो इवेंट क्या हो गया, 3 घंटे का, और प्रिपरेशन हमने पूरे साल किया। इसका मतलब प्रिपरेशन ज्यादा टाइम लेगा, तो क्या है, लॉन्गेस्ट फेज। कितना टाइम ले रही है, ह्यूमन की सेल तो 23 घंटे ले रही है, 24 घंटे में डिवाइड होती है, 23 घंटे इसने ले लिया, और इसका मतलब कितना ज्यादा टाइम हो गया, मोर देन 95% टाइम हो गया। बोले यहां तक क्लियर? इनएक्टिव फेज अबाउट द डिवीजन, जबकि मैंने तुम्हें 3 फेज बताए, एक डीएनए का रेप्लिकेशन, दूसरा सेल डिवीजन, तीसरी सेल की ग्रोथ। इनमें से 2 इसी में चलने वाला है। कौन कौन से चलने वाले हैं, ग्रोथ इसमें होने वाली है, रेप्लिकेशन इसमें होने वाला है, लेकिन डिवीजन नहीं होने वाला। इसका मतलब डिवीजन के लिए ये वाली फेज इनएक्टिव है। बोले यहां तक क्लियर हुआ? फिर हमने क्या लिखा, लेकिन हाईली एक्टिव अबाउट द, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म चाहिए। ग्रोथ करने के लिए मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, जीनोम का डुप्लीकेशन इंटरफेस में होने वाला है। बाकी जितने भी ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी बॉडी, इन ये सब डबल कौन सी फेज में हो जाएंगे, यानी सारी प्रिपरेशन हो गई, अब उसमें क्या करना है, सिर्फ सेल को तोड़ना है। तो ये शॉर्ट फेज है, बहुत जल्दी टूट जाएगी, 1 ही घंटे में काम हो जाएगा। और दूसरा मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, ड्रामा चलेगा यहां पे। क्या ड्रामा चलेगा, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम बन के सेल के बीच में आएगा, टूट टूट के पोल्स पे जाएगा, वापस नए नए न्यूक्लियस बनेंगे, साइटोकाइनेसिस होकर सेल वापस 2 नहीं बनाएगी। यानी यहां पे ड्रामा चलने वाला है, इसलिए क्या हो गया, ड्रामेटिक फेज। द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल इज, आंसर इज एम फेज। इसमें 2 इवेंट चलेंगे, एक में तो न्यूक्लियस डिवीजन होगा, एक में साइटोप्लाज्म होगा। एक बार में तो न्यूक्लियस 2 टुकड़ों में टूटेगा और फिर साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए 4 फेज चाहिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और टीलोफेज के लास्ट में शुरू हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस अपने आप में क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन। ये अपने आप में क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन, और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन को कह देते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कह देते हैं साइटोकाइनेसिस। डन? यहां तक का चैप्टर अभी तक शुरुआत परफेक्ट? हाँ, कमांड आई यहां पे? यहां तक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत हो सकता है, तुमको लगता है? और वो क्वेश्चन इससे बार पूछ भी नहीं सकता, अपन ने सारे पॉइंट डाल दिए। हटा दूं? चलिए अब अपन इंटरफेस पे आ रहे हैं। कौन कौन सी सब डिवीजन है इसका?
इंटरफेस को अपने आप में 3 सब फेजेस में डिवाइड किया है, G1, S और G2। G1 को कह देते हैं गैप फर्स्ट, S मतलब सिंथेसिस, बहुत सोच समझ के नाम रखा है सिंथेसिस, और ये आ गया गैप सेकंड या गैप 2, या गैप 2 लिख दो सीधा। ये फर्स्ट गैप हो गया, ये सेकंड गैप या 2 गैप हो गया। सबसे पहले G1 की बात करते हैं, G1 की बात करते हैं। G1 phase is the longest phase. सबसे लंबी फेज यही है, और इसमें क्या क्या होने वाला है, इसके अंदर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें आरएनए बनेगा और साथ साथ में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। RNA and protein synthesis occurs. It is between M and S phase. ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है इसका, देखो सेल साइकिल चल रही है, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फेज मैंने बोला G1, एक बोला मैंने S, एक बोला मैंने G2 और एक बोला मैंने M। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि G1 किसके बीच में है, तो तुम क्या बोलोगे, M और S। G2 किसके बीच में है, S एंड M। S किसके बीच में है, G1 और G2। तो ये एरो का जो डायरेक्शन है, ये तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो एरो यही चलने वाला है, पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा। यानी आप अगर 2014 का पेपर देखते हो तो ये सीक्वेंस पूछ लिया, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल, G1, S, G2 एंड M। सीक्वेंस ये रहने वाला है। तो अगर पूछे G1 किस किस के बीच में आ रहा है, तो M और S। ये भी ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं हो, मान लो तुम्हारे सामने ऑप्शन ही नहीं हो M एंड S, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, करेक्ट अबाउट G1 phase, it lies or it found between, ऑप्शन ए दे दिया, it found between G1 and G2, option B, it found between G2 and M, it found between G2 and S, or it found between G2 and M। अब देखो ये क्वेश्चन है, और चेंज कर दो, M एंड, इसको कर लेते हैं G1 एंड, G1 तो खुद ही है, M एंड G2 नहीं, इसमें आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। अपने को क्या पूछा है, G1 पूछा है ना, तो S एंड G2। हाँ, पहले बताओ, ये तुम्हें सुना है, पहले अपने लिखा क्या, एनसीईआरटी वाइज हमने क्या लिखा है, हमने ये वाली लाइन लिखी है, आप ये देख सकते हो कि इट इज बिटवीन M एंड S। ये तो परफेक्ट है कि भाई M और S के बीच में क्या आ रहा है, G1 आ रहा है, ये तो परफेक्ट है। फिर मैंने और दे दिया ऑप्शन, इट फाउंड बिटवीन G1 एंड G2। बताओ ये G1 और G2 सही है क्या, G1 और G2, बात ही तो G1 की चल रही है, और G1 और G2 के बीच में क्या आता है, S, तो यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। इट फाउंड बिटवीन G2 एंड M, G2 और M के बीच में तो कोई फेस ही नहीं है। G2 एंड S, G2 और S, इसके बीच में देखो M भी आ रहा है, G1 तो आ तो रही है, क्योंकि डायरेक्शन ये है, उल्टा नहीं जाना है, डायरेक्शन ये रहेगी, उस डायरेक्शन के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और ये क्या लिखा हुआ है, S एंड G2, इसके बीच में कोई फेस ही नहीं है, तो अपने आप में आंसर क्या चला गया, सी। नहीं आ रही बात समझ में, मतलब साइकिल आपको एक एरो के हिसाब से चलानी है, और उसमें देखना है कि बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा वो किसी भी फेस के लिए पूछ सकते हैं। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करके फिर देख लो किसके बीच में आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगा।
हो गया क्या? तो जीवन इज ए लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबा टाइम इसी में लगने वाला है। आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेंगे, खूब सारी चीजें यहां पर बनने वाली है। मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा एक्टिव जीवन फेज ही है। ये एम और एस के बीच में आने वाली है, यानी पहले वाला एम और आने वाला एस, इन दोनों के बीच में चलने वाली है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो अपन आइडिया लगा सकते हैं। एक बात बताओ, सेल साइकिल के लिए चेक पॉइंट्स भी होते हैं। कोई भी सेल जो है वो डिवाइड करती है ना, तो उसके लिए क्या करने पड़ते हैं? चेक पॉइंट्स रखते हैं। पता है इसके बारे में, चेक पॉइंट्स के बारे में? नहीं पता है? ये हटा दूं? अपन बात कर रहे हैं जीवन फेज की, और जीवन फेज में मानो ये सेल है, ये न्यूक्लियस, ये ईआर, साइड में लगा हुआ है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा सारे। अब एक्चुअली क्या है कि जैसे ही मान लो जीवन में सेल पड़ी हुई है, मान लो अपन मान लिया कि जीवन के अंदर सेल है, तो ये वाली सेल जीवन से एस में जानी चाहिए। ये वाली सेल कहां से निकल के एस में जानी चाहिए? जीवन से निकल के एस में जानी चाहिए। लेकिन जीवन से निकल के एस में जाने से बीच में एक चेक पॉइंट लगेगा। क्या लगने वाला है? चेक पॉइंट। चेक पॉइंट समझते हो क्या होता है? बताओ क्या होता है? चीटिंग होती है, चेकिंग होती है। मान लो कि यहां पर एक चेक पॉइंट लगा हुआ है। चेक पॉइंट का मतलब होता है रोकना या जाने देना। रोक के रखना या जाने देना? रोकना। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बीच में चेक पॉइंट आता है, पहले रोकता है, चेक करता है सब कुछ ठीक है या नहीं है, फिर जाने देता है ना। तो जीवन फेज में इनिबिटरी प्रोटीन लगा हुआ है। जीवन फेज में एक सेल के अंदर है इनिबिटरी प्रोटीन। वो प्रोटीन इसको एस में नहीं जाने दे रहा। एक इनिबिटरी प्रोटीन है जीवन फेज में जो इसको किस में नहीं जाने दे रहा, और उस प्रोटीन का नाम है आरबी प्रोटीन। किसी को पता है इसके बारे में? कौन सा प्रोटीन है? आरबी प्रोटीन। ये इनिबिटरी प्रोटीन है। आरबी प्रोटीन का फुल नेम है रेटिनोब्लास्टोमा। कौन सा प्रोटीन है ये? रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है। ये इसको हम इनिबिटरी प्रोटीन कर रहे हैं, और ये इनिबिटरी प्रोटीन सेल को किस में नहीं जाने दे रहा? एस फेज में नहीं जाने दे रहा। ये हमेशा अवेलेबल है एवरी टाइम। तो मान लो बाहर से आ रही है सिग्नलिंग कि भाई सेल को डिवीजन की जरूरत है, या ग्रोथ हो चुकी है, या फिर कह रहे हैं इंटरनल सिग्नलिंग की जरूरत है। इंटरनली सेल को ग्रोथ करने के लिए कौन प्रमोट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन। वापस एक सेल है, मैंने इसको बोल दिया कि ये जीवन फेज में है, और इस फेज में साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को जनरली हमने बोला इनिबिटरी प्रोटीन, या फिर बोला आरबी प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। ये वाला प्रोटीन जब तक सेल में होगा तब तक वो जीवन से एस में जा नहीं सकता। वो सेल जीवन में रहेगा, एस में कभी भी ट्रांसमिट नहीं होगा। पहले तो ये बात समझ मारिए। इस इनिबिटरी प्रोटीन का इफेक्ट जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये एस में नहीं जाएगा। तो इसको खत्म कौन करेगा? सिग्नल। या तो बाहर से सिग्नल आए, एटमॉस्फेयर से सिग्नल आए। एटमॉस्फेयर से सिग्नल आता है, जैसे सर्दियों में स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू की लेयर बढ़ जाती है, तो वहां पर क्या हो गया? एटमॉस्फेयर का सिग्नल हो गया। और अंदर ही अंदर ग्रोथ हार्मोन भी ये सिग्नल देता है कि सेल को डिवाइड करने की जरूरत है, सेल को ग्रोथ की जरूरत है। तो मान लो कि क्या आ रहे हैं? सिग्नल आ रहे हैं। देखना आप गौर से, यहां सिग्नल आ गए। सिग्नल कोई भी हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, कहीं से भी आ रहा है। सिग्नल आने पर इस सेल ने एक प्रोटीन बनाया जिसका नाम है साइक्लिन। कौन सा प्रोटीन बनाया? साइक्लिन प्रोटीन इस सेल ने सिंथेसाइज किया। एक प्रोटीन और है यहां पे जिसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये ऑलरेडी अवेलेबल था और ये सिंथेसाइज हुआ है।
इन दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया जिसका नाम है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तुम लोगों ने काइनेज वर्ड सुना है? काइनेज वर्ड सुना है? एक नाम सुना होगा हेक्सोकाइनेज। तो जब भी हम लोग काइनेज वर्ड बोलते हैं मतलब फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। तो इसका मतलब सीडीके क्या कर रहा है? इस रेटिनोब्लास्टोमा का क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन। क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन। और ये प्रोटीन कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। इट बिकम्स इनएक्टिव। और जैसे ये इनएक्टिव होगा इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी और ये किस में चला जाएगा? एस फेज में। कुछ समझ में नहीं आया? पता ही नहीं चला? चलिए वापस, सिंपल सी बात है, एक बार दिमाग रखना। मैं इतना सा ही पॉइंट बोल रहा हूं कि अगर सेल जीवन में है तो वो जीवन से निकल के किस में जानी चाहिए? एस फेज में। तो क्या सेल को ऐसे ही कोई जीवन से निकाल के एस फेज में भेज देगा? क्या नहीं भेजेगा। यहां चेक पॉइंट है, हर चीज का अपना एक कंट्रोल है। मैंने अभी एक वर्ड बोला कि सेल साइकिल इज जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जीन इसको रेगुलेट करेंगे ना। तो इस सेल में कौन सा प्रोटीन लगा हुआ है? इनहिबिटरी प्रोटीन लगा हुआ है। इसको और क्या बोला? आरबी प्रोटीन या रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। जब तक ये प्रोटीन है यहां पे एक्टिव है तब तक सेल जीवन से निकल के एस में नहीं जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई? अब इसको इनएक्टिव कौन करेगा? कोई सिग्नल आएगा सेल के पास कि भाई सेल को डिवाइड करने की जरूरत है, तो इसका डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन क्या बनाएगा? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये बनाएगा साइक्लिन प्रोटीन। एक और प्रोटीन ऑलरेडी अवेलेबल था, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज जो साइक्लिन पर डिपेंड करता है, काइनेज जो साइक्लिन पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही साइक्लिन बना इसने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, इसको बोलते हैं सीडीके कॉम्प्लेक्स, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स। और इसके पीछे लगा हुआ है काइनेज जो क्या काम करता है? फॉस्फोराइलेशन। इसने लेके इस प्रोटीन का क्या कर दिया? फॉस्फोराइलेशन। इसको कर दिया इनएक्टिव, और जैसे इनएक्टिव हुआ अब सेल ने ग्रोथ करना फटाफट शुरू कर दिया और एस फेज में चली जाएगी, जहां होगा डीएनए का रेप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है क्या? तो ओवरऑल तुम्हें एक बात समझ में आई कि जीवन से लेके एस के बीच में एक चेक पॉइंट है, और उस चेक पॉइंट को अलाउ कौन कर रहा है? सीडीके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस चेक पॉइंट को क्या बोलेंगे? अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है तो ये तो याद रहेगा, चेक पॉइंट। कौन सा चेक पॉइंट है? जीवन एस चेक पॉइंट। और अलाउ करने वाला प्रोटीन कौन सा है? अलाउइंग प्रोटीन जिसको हम कह रहे हैं, और वो कौन सा है? सीडीके कॉम्प्लेक्स। इतना याद रख लेना, अगर कुछ भी याद नहीं रहता है तो ये ध्यान रखना है। मैंने तो पूरा उसका डिटेल बता दिया कि वास्तव में क्या है, कंडीशन क्या है। साइक्लिन तो सिंथेसाइज होता है, सिग्नल जब आएगा तो इसका डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो कौन कौन सा चेक पॉइंट हुआ? पहला चेक पॉइंट हो गया, फर्स्ट चेक पॉइंट कौन सा है? जीवन एस। हाँ, ये मेजर चेक पॉइंट है, फर्स्ट भी है और मेजर चेक पॉइंट है। अब तुम लोगों ने क्या है कि पहले कभी सिग्नल फॉर द सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, जैसे एनवायरनमेंट के सिग्नल्स आते हैं, जैसे सर्दियां आती है तो हमारे स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू का लेवल बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के सिग्नल को भी रिसीव करती है, और अपनी बॉडी में खुद में जो ग्रोथ हार्मोन बनता है वो भी अपने आप में एक सिग्नल दे रहा है। तो इंटरनल सिग्नल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल सिग्नल भी हो सकते हैं। तो सिग्नल आने पे डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन का नाम है साइक्लिन, जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इनहिबिटरी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। चेक यही तो हुआ कि सेल को जाने देना है या नहीं जाने देना है। चेक होता है कि डीएनए इज रेडी फॉर एप्लीकेशन और नॉट। डीएनए के स्ट्रक्चर को चेक करेंगे वो। ये चेक पॉइंट में चेक किसको कर रहे हैं? डीएनए के स्ट्रक्चर को। चेकिंग ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगर वो डीएनए का स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ तो साइक्लिन ही नहीं बनेगा। तो जब तक पूरा डीएनए को रिपेयर करो, सही करो, फिर साइक्लिन बनेगा। फॉस्फेट को ऐड करना, एटीपी से फॉस्फेट लेके किसी ग्रुप में जोड़ देना। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है कभी? नहीं।
मतलब किसी भी ग्रुप में अगर अपन फॉस्फेट को ऐड करते हैं तो उसको फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? वही तो ईटीसी है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये याद रखना है तुम्हें ना, वो तो छोड़ देना, ये याद रखना है। चेक पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट कौन सा है? G1S चेक पॉइंट। इसमें अलाउइंग प्रोटीन कौन सा है? CDK कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? मेजर चेक पॉइंट, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हो रही है। तो जीवन कौन कौन सी फेज के बीच में आ रहा है? M&S। सेल साइकिल की कौन सी फेज है जो सबसे लंबी है? G1। सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सी फेज में होगी? G1। मेजर चेक पॉइंट कहां लगेगा? बिटवीन G1 एंड S। अलाउ करने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? CDK। CDK कॉम्प्लेक्स, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। हाँ, इसको चेक क्या कर रहे हैं? वास्तव में चेक कर रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कहीं टूटा फूटा तो नहीं है ना? तो उसको रिपेयर करेंगे, फिर एप्लीकेशन के लिए भेजेंगे। भाई देखो आगे करना क्या है, डीएनए को डबल करना है। और मान लो डीएनए डबल करने से पहले टूटा फूटा हुआ, तो डीएनए डबल कैसे होगा? तो चेक क्या कर रहे हैं इसमें? डीएनए के स्ट्रक्चर को चेक कर रहे हैं। हो गया? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, CDK कॉम्प्लेक्स। उस अलाउइंग प्रोटीन का नाम है CDK कॉम्प्लेक्स। ये जब एक्टिव रहेगा तो जाने नहीं देगा, जब इनएक्टिव हो जाएगा तो जाने देगा। हो गया सबका? कितने बच्चों ने इससे पहले चेक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि चेक पॉइंट के बारे में आइडिया है? मतलब ठीक है। जल्दी करो। हो गया क्या? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट्स इन दिस फेज। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि ज्यादातर ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन कौन सी फेज में होता है, तो आंसर आएगा G1 फेज। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ER, गोल्जी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनेली हैं, इन सबका डुप्लीकेशन डबल हो जाएंगे लगभग G1 फेज में। अब आती है S फेज। S मतलब सिंथेसिस।
एस फेज में क्या क्या होगा? एस फेज में सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है, या आप जीनोम डुप्लीकेशन भी कह सकते हो। जीनोम का कह सकते हो डुप्लीकेशन। सपोज ये डीएनए है और डीएनए को मैंने लिखा है, इस कंटेंट को लिखा है 2C। इसको क्या लिखा है मैंने? 2C। 2C बोल दिया भाई, एक डीएनए को मैंने बोल दिया 2C। तो रेप्लिकेशन के बाद में डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए कैसा हो जाएगा? डबल। और जब डीएनए डबल हो जाएगा तो ये 2C, तो ये भी 2C, तो अब कितना हो गया? 4C। तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, पॉइंट आए कि कौन सी वाली फेज है जहां पे क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल 4C हो जाता है, तो आंसर क्या जाएगा? एस फेज। इस डीएनए को मैंने बोला है 2C। अब डीएनए हो गया डबल, तो डीएनए डबल हो गया तो 2C ये भी है और 2C ये भी है, तो क्या हो गया? टोटल कितना हो गया? 4C। बट अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे, क्रोमोसोम की बात करेंगे तो सेल तो हमेशा कैसे रहेगी? डिप्लॉयड। सेल रिमेन्स डिप्लॉयड। अभी तक वो सेल डिप्लॉयड ही है, और डिप्लॉयड को क्या बोलते हैं? 2n, यानी सेल अभी भी कैसी रहेगी? 2n। सेल के क्रोमोसोम के काउंट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, सेल अभी भी कैसी है? डिप्लॉयड ही है, 2n ही है। तो क्रोमोसोम काउंट रिमेन सेम बट क्रोमेटिन बिकम डबल। ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। क्रोमोसोम काउंट रिमेन सेम बट क्रोमेटिन बिकम डबल। यानी क्रोमोसोम तो 2n का 2n ही है, लेकिन क्रोमेटिन 2C का क्या हो गया? 4C। यानी ये पहले भी 2n था और अभी भी 2n ही है, अभी बताऊंगा। और क्रोमेटिन 2C का क्या हो गया? 4C। 2 मिनट, ये क्यों है ऐसा ये भी बता देता हूं। हाँ आराम से कर रहा हूं। ये मेन मैं फिर बोल रहा हूं, एस फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा नीट में। ये 2C 4C 2n ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मेरे को सारे इवेंट्स के नाम बता दो, कौन कौन से साइकिल के इवेंट्स हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ। इन तीनों में से कौन है जो कंटिन्यूअस चलेगा? सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। सेल साइकिल की कौन कौन सी फेज है? इंटरफेज और एम फेज। दोनों में से पहले कौन आएगी? इंटरफेज पहले आएगी, बाद में एम फेज आएगी। इंटरफेज की सबसे लॉन्ग फेज कौन सी है? कौन सी फेज है जो सबसे ज्यादा ड्रामा करेगी? एम फेज सबसे ज्यादा ड्रामा। तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल इज एम फेज, क्योंकि क्रोमोसोम बनेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, वापस क्रोमेटिन बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, टूटेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, कौन सी फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? एस फेज। इंटरफेज को एक्टिव बोलते हैं, हाईली एक्टिव। किस बेस पे? मेटाबॉलिज्म के बेस पे। इंटरफेज को इनएक्टिव बोलते हैं, किस बेस पे? डिवीजन के बेस पे। तो डिवीजन वो नहीं कर रही इसलिए इनएक्टिव है, लेकिन मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है। ये हो गया क्या? अब इन चीजों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आई ट्राइड फॉर योरसेल्फ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग समझ जाओ, क्योंकि ये 2n का 2n पूछ तो लिया, मैं बताऊंगा। खैर आएगा, मैं हूं ना। क्रोमोसोम काउंट का मतलब है कि डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड रहेगी। यहां क्रोमोसोम काउंट का मतलब क्या है? सेल रिमेन डिप्लॉयड, डबल या डिप्लॉयड। सर मैं इसलिए मैंने इसको क्रोमोसोम के काउंट को वहां लिख दिया। क्या क्रोमोसोम के काउंट का मतलब क्या है? सेम रहने वाले हैं, डिप्लॉयड सेल ही रहेगी। हटा दूं? अरे ठीक है।
हो गया? चलो अब इसको समझते हैं कि क्रोमोसोम का काउंट सेम रहेगा, लेकिन यहां पर अब बिल्कुल हाइपोथेसिस चलने वाली है, वो इसको देखेंगे। अब मैं ट्राई करता हूं। चलो, G1 फेज और S फेज, G1 फेज और S फेज। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको G1 फेज में क्रोमोसोम नजर नहीं आते। क्रोमोसोम कौन सी फेज में नजर आता है? M फेज में। ये हमने सेल वाले चैप्टर में बात की थी कि भाई इंटरफेज में तो आपको क्रोमेटिन नजर आएगा और M फेज में क्रोमोसोम नजर आएगा। तो पहले तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि क्रोमोसोम कहां दिखने वाला है? M फेज में। उससे पहले तो क्रोमेटिन ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने दिमाग में ये हाइपोथेसिस करूं कि G1 फेज में अगर क्रोमोसोम बनता तो कैसा होता, अगर G1 फेज में क्रोमोसोम दिखाई देता तो कैसा होता? ये अपन सिर्फ सोच के चल रहे हैं। अरे एक मिनट, सोचने में क्या दिक्कत है? सोचने में तकलीफ कहां है तकलीफ? मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए, इसको मैंने बोला 2C, इसको मैंने बोला 2C, ठीक है। और मैं मान रहा हूं कि इससे क्रोमोसोम बनते हैं। तो इससे क्रोमोसोम कैसे बनेंगे बताएं? ये क्रोमेटिड, क्या बनेगा? क्रोमेटिड। कितना बनेगा? 46। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि डीएनए जब डबल होता है तो फिर एक और क्रोमेटिड बनता है जो इसकी कॉपी होता है, तो सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं और एक क्रोमोसोम बनता है। ऐसा मैंने कहा था बच्चों। अब तुम्हें कल की बात ही याद नहीं है तो बताओ मैं क्या करूं? मैंने, अच्छा वो तो याद होगा, स्पर्म आता है, ओवम आता है, ये जरूर याद होगा। 1.1 मीटर लंबा डीएनए स्पर्म लेके आता है, 1.1 मीटर ओवा लेके आता है, फिर मिलके दोनों 2.2 मीटर बनाते हैं। याद आ रहा है? पैटर्नल मैटर्नल, पैटर्नल मैटर्नल। फिर मैंने कहा था एक क्रोमेटिड ये बनाता है, एक क्रोमेटिड ये बनाता है, फिर इसकी जस्ट कॉपी क्रोमेटिड क्रोमेटिड। याद आ रहा है क्या? ठीक है, या तो ठीक है। अच्छा, अगर G1 फेज में मैं क्रोमोसोम मानता तो ये वाले होते और ये कितने होते? 46। S फेज में डीएनए डबल हो गया, ये 2C और ये 2C। अब बताओ कितना हो गया? 4C। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2C कितना हो गया? 4C। अच्छा, ऐसे स्ट्रक्चर कितने होंगे? 46। ऐसे स्ट्रक्चर कितने होंगे? 46। गिनने में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? 92 हो गया। क्रोमोसोम का काउंट डबल हो गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि दोनों जुड़ेंगे ना। ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, और क्या बन जाएंगे? डायड। क्या बन जाएगा? डायड। अब रिजल्टेंट कितना रहेगा? 46। यानी 46 को मैं क्या कहता हूं? 2n। और 46 को क्या कहता हूं? 2n। पहले कितना था, अभी कितना है? सिर्फ स्ट्रक्चर बदला है। पहले क्रोमेटिड था, अब क्या है? क्रोमोसोम है। अगर मैं इंडिविजुअल देखूंगा तो, लेकिन मैं तो अब किसको देख रहा हूं? मेरे लिए तो अब ये क्रोमोसोम है। यानी सेल में अब जो क्रोमोसोम डिजाइन होगा वो तो ये होगा ना। ये पहले ये एक था, ये एक था, अब दोनों मिलके एक हो गया। तो पहले दो का एक हो गया ना। तो 46 92 मिलके क्या बन गया? 46 बन गया ना। तो मैं 2n किसको बोलता हूं? 46 को कहता हूं। ये 46 2n है। अभी भी ये 46 है तो रहेगा तो 2n ही, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम है। ये तो ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में मैं इसको क्रोमेटिड कहता हूं, लेकिन जीवन के रेस्पेक्ट में तो ये क्या है? क्रोमोसोम है। कितने बच्चों को टीलोफेज के बारे में पता है? एनाफेज के बारे में पता है? कोई आइडिया है? अच्छा, तुम्हें पता है कि एनाफेज में ये वाला क्रोमोसोम डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है। तो पोल्स पे क्रोमोसोम जाता है या क्रोमेटिड? लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है क्रोमोसोम जाता है। अरे यही क्रोमेटिड ही क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही तो है 46। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। तुम इनको मत देखो, ये रिजल्ट ये होगा। तुम इनको मत देखो, रिजल्ट क्या होने वाला है? ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर मियोसिस में बनता है। हम मियोसिस की बात ही नहीं कर रहे। कैसे हुआ फॉरेन? जब मैं इसको एक ही काउंट कर रहा हूं, ये 1 तो क्या हो गया? ये 2n। ऐसे नहीं, ये मान लो 2n है, ये 2n है, लेकिन दोनों मिलके तो एक ही बन गया ना। रिजल्टेंट क्या रहा? 2n। पहले बताओ एनाफेज किसको आ रही है? एनाफेज। एनाफेज में तुम्हें याद है ये टूटेगा,
ये टूटता है एनाफेज में, तो एनाफेज में क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर टूटता है। बताओ पोल पे क्या जा रहा है? क्रोमेटिड। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द पोल। इसका मतलब जैसे ये टूटा, ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम हो गए। ये कहां जा रहे हैं? पोल पे जा रहे हैं, यानी ये पहुंचा पोल पे, ये पहुंचा पोल पे। अब बताओ जीवन में जब एंट्री करेगा, मान लो उस क्रोमोसोम को, तो मैं ये काउंट करूंगा ये तो यही तो होगा, क्योंकि पोल पे पहुंचा यही था। दिमाग लगाओ ना, मैं बोल क्या रहा हूं। अभी बात समझ में आ रही है क्या? तुमको इतना ध्यान रखना है कि भाई 2n का 2n ही रहने वाला है, और 2n वर्ड हम किसके लिए यूज में लेते हैं? 46 के लिए। जब एक डीएनए था ये 46 थे, जब दो डीएनए हो गए ये भी 46 है, ये भी 46 है, लेकिन अब ये इंडिविजुअल नहीं है, अब ये दोनों मिलके एक बनेगा। एक बनेगा तो टोटल कितने रहेंगे? 46 ही रहेंगे। तो 2n का क्या रह गया? 2n। अब इसको लिख के क्या करोगे? लिख लो। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं जब एनाफेज में, इधर सुनो, एनाफेज में जब ये क्रोमेटिड टूटता है ना, तो ये 2n और 2n 4n होता है। तो हम किसी भी सेल को 4n कब बोलेंगे? इन एनाफेज। हाँ, बेअक्स डाल दिया तुमने, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना दिया। वो पेयर है, वो अलग चीज है, उसमें जाओ ही मत, तुम यहीं पे रहो। वापस बोलो। एम फेज में तो क्रोमोसोम दिखता है, बाकी में क्रोमोसोम दिखता नहीं है। ऐसा दिखता है। हम तो मान रहे हैं कि अगर क्रोमोसोम हो तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, सिंगल होगा। और डबल कब दिखेगा? प्रोफेज में, मेटाफेज में। एनाफेज में फिर टूट जाएगा। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, क्रोमेटिड हो जाएंगे 92, तब उसको बोलोगे 4n। हाँ, इस साइड में 2n, उस साइड में 2n, पूरी सेल में 4n। हटा दो ये, कितना लिखोगे? हो गया। चलिए अब एस फेज के बारे में और बात करते हैं। लिखना है? क्रोमेटिन, 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 टिन टिन थ्रेड, 2C क्रोमेटिन। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, तुम लोग अपने दिमाग में इसको घुमाओ मत। बहुत इतना यूं डिफिकल्ट है नहीं है। अगर तुम इसको सीधे सीधे लेते हुए चलते रहोगे ना तो बहुत आसान लगेगा ये। डन? सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म। ये अच्छा पॉइंट हो सकता है। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। तो एस फेज में क्या क्या आ गया बता दो। एस फेज के 3 इवेंट हैं। एस फेज में 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ध्यान रखना है, 3 नहीं 4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए डबल होगा या जीनोम डबल होगा। दूसरा, क्रोमेटिन 2C का 4C और क्रोमोसोम प्लॉइडी रिमेन सेम, 2n का 2n। ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम डबल हो जाएंगे और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगा। बस ये 4 पॉइंट है जो एस से रिलेटेड है। फिर से बोल दो एक बार कौन कौन से। पहला क्या बोला मैंने? डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा, उसी में साथ में क्या बात करनी है? क्रोमेटिन 2C का 4C, लेकिन प्लॉइडी रिमेन सेम, 2n का 2n। ठीक है। दूसरा इवेंट, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। वो इवेंट चल रहा था न्यूक्लियस में, ये इवेंट चल रहा है साइटोप्लाज्म में। और क्या हो रहा है? हिस्टोन बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि क्रोमेटिन डबल हो गए ना, तो दोनों क्रोमेटिन को पैकेज करने के लिए हिस्टोन की डिमांड है। ठीक है।
ये एस फेज हो गया। अब आता है G2। G2 फेज में क्या होने वाला है? G2 फेज में RNA प्रोटीन सिंथेसिस, एक तो आरएनए होगा और साथ में प्रोटीन। यहां कौन सा प्रोटीन बनेगा? ट्यूबुलिन। यह क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, ट्यूबुलिन का सिंथेसिस सेल साइकिल की कौन सी फेज में है? तो आंसर आएगा G2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है। अच्छा बताओ, G2 से अब कहां जाना है इसको? M में। G2 से कहां जाना है अब? M में। तो बताइए यहां पर भी चेक पॉइंट है, ऐसे जाने नहीं देगा। यहां पर भी चेक पॉइंट है, ये यहां पर आ गया चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट को क्या बोलेंगे? माइनर चेक पॉइंट। और कौन है इसमें चेक अलाउ करने वाला? कौन है? अलाउइंग प्रोटीन। वो भी कौन सा है? CDK और MPF। इसको क्या बोलते हैं? M फेज प्रमोटिंग फैक्टर। सब लोग इधर ध्यान दो एक बार। एक चेक पॉइंट इससे पहले हमने और पढ़ा, कहां पढ़ा था? G1 से S के बीच में, है ना? चेक पॉइंट में अलाउ कौन कर रहा था जाने के लिए? CDK। ये दूसरा चेक पॉइंट है, लेकिन ये माइनर है, वो मेजर है, क्योंकि वो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर रीड कर रहा था। इसको डीएनए का स्ट्रक्चर रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डीएनए डबल हो गया है। और माइनर क्यों है? क्योंकि अब सेल साइकिल को कोई नहीं रोक सकता। अब सेल साइकिल को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि डीएनए अगर डबल हो गया तो सेल को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर नहीं हुआ तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनेगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर होगा एपोप्टोसिस, सेल को मारना पड़ेगा। तो ये चेक पॉइंट कैसा है? माइनर लेवल का चेक पॉइंट है। इसमें अलाउ करने वाला प्रोटीन भी कौन सा है? CDK, लेकिन इसको बोलते हैं CDK2। पहला था CDK1, इसको क्या बोलेंगे? CDK2। या इसको और क्या बोलते हैं? MPF, M फेज प्रमोटिंग फैक्टर। M फेज को प्रमोट कर रहा है। अच्छा बताओ, यहां क्या चेकिंग चल रही है? यहां चेकिंग हो क्या रही है? चेकिंग ये हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बिना डीएनए के रेप्लिकेशन के क्रोमोसोम बनेंगे कैसे? यानी ये चेक करेगा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटेड और नॉट, और अगर नहीं है तो G2 तक रेप्लिकेशन चलेगा। अरे बच्चों, M फेज में क्रोमोसोम बनाना है, तो क्रोमोसोम बनाने पहले डीएनए डबल तो होना चाहिए। तो ये चेक करेगा डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो G2 लंबी जाएगी, रेप्लिकेशन उसमें चलेगा, और फिर M फेज आएगी। तो ये चेक क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेशन कंप्लीटेड और नॉट। तो अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए बता रहा हूं ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ सकता है नीट में। वो क्वेश्चन ये आता है, सपोज करो कि मैंने बोला कि रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? बोलो। S फेज में। अब मैं बोलूं कि रेप्लिकेशन कंप्लीटेड इन G2 फेज। अगर मैं लाइन दे देता हूं, रेप्लिकेशन कंप्लीटेड इन G2 फेज, बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये ट्रू जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ये सोच के बैठ जाते हैं कि रेप्लिकेशन तो S फेज में हो जाता है। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है? चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट क्या चेक कर रहा है? रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो पूरा करेगा कौन? करेगा G2 करेगा। तो रेप्लिकेशन कंप्लीटेड इन G2 फेज, इनिशिएटेड इन S फेज। रेप्लिकेशन completed in G2 phase। आया समझ में? तो S फेज में क्या क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। तो बताओ 2C का 4C कौन हुआ है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन 2C का 4C हो गया। क्रोमोसोम की प्लॉइडी लेवल सेम, 2N का 2N। अच्छा, साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा है? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम डबल हो गया, और साथ में क्या बन रहा है? हिस्टोन प्रोटीन भी वहां पर बन रहा है। ये था S फेज।
G2 में भी प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन कौन सा बनेगा? ट्यूबुलिन। अब इसके आगे एक और चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट का नाम क्या है? माइनर चेक पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? G2M चेक पॉइंट। G2M चेक पॉइंट मेजर है या माइनर है? माइनर है। क्या चेक कर रहे हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो ये पूरा करेगा। और अलाउ करने वाला प्रोटीन कौन सा है? CDK2 या फिर MPF, एम फेज प्रमोटिंग, ये एम फेज को प्रमोट कर देगा। हो गया तो जाओ, मतलब रेप्लिकेशन हो गया तो जाओ, मतलब आगे सर। ठीक है, फिर टाइम ओवर। कुछ आया चैप्टर समझ में कि क्या चल रहा है? हाँ, एस और G2 के बीच में नहीं है, क्योंकि एस तो खुद रेप्लिकेशन फेज है, तो G2 चेक करेगा एस कंप्लीट हुई या नहीं हुई। G1 से एस में और G2 से एम में। चलिए बच्चों, थैंक यू।